नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां मैं पवन सिंह आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान की ओर से एक विशेष मुहिम वादा वर्दी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत विगत एक माह से हम लोग हिंदी के विशेष प्रश्नों को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उनको आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित होते हैं। तो आइए आज की अपनी उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के अपने अंक को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज की चर्चा में शामिल प्रश्न। तो साथियों, सत्र को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी अपने मित्रों और साथियों से ये निवेदन कर दूंगा कि सत्र को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कर दें, जिससे कि हम ये जो मुहिम चला रहे हैं इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो साथियों, ये हमारी ही नहीं, ये आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर कोई एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है, तो उसमें आप भी, अगर आपको कुछ सहयोग मिल रहा है तो अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए आप भी उसको अधिक से अधिक प्रसारित करें, आगे बढ़ाएं, जिससे कि जो भी वांछित है, ठीक है, या जो भी ऐसा व्यक्ति जिसको शिक्षा किसी कारणवश नहीं प्राप्त हो पा रही है और वो शिक्षा पाना चाह रहा है, तो वो भी उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस निवेदन के साथ आज की अपनी चर्चा को हम पुनः प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपनी चर्चा का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त स्वर की पहचान करनी है। वर्णमाला का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? पहला विकल्प है ए, दूसरा ए, तीसरा उ और चौथा ओ। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अब अगर हम बात करें संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त स्वर साथियों क्या होता है? तो संयुक्त स्वर ध्यान रखिए, दो असमान स्वरों के मेल से, ध्यान रखिएगा, दो असमान स्वरों के मेल से बना, स्वरों के मेल से बना, मेल से बना जो स्वर होता है वो क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और साथियों कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, ये होते हैं ए, ओ और औ। ये 4 स्वर जो है वो क्या है? ये संयुक्त स्वर है, ए, ऐ, ओ और औ। तो यहाँ पर जो बचा, कौन सा बचा? तो यहाँ पर देखिए, ए है, ऐ है, ओ है, तो यहाँ पर जो बचा उ, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संयुक्त स्वर नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा? ये आपका मूल स्वर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मूल स्वर हो जाएगा। ठीक है, मूल स्वर हो जाएगा, सॉरी, मूल दीर्घ स्वर हो जाएगा, मूल दीर्घ स्वर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मूल दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन की आपको पहचान करनी है। देखिए साथियों, एक हमने आपको बताया संयुक्त स्वर और दूसरा आ गया संयुक्त व्यंजन। तो विकल्प है, पहला इसका श्रा, दूसरा है बा, तीसरा है भा और चौथा है शा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, श्रा। अब अगर बात करें तो संयुक्त व्यंजन भी क्या होता है, तो इसकी परिभाषा भी क्या बनेगी? दो असमान व्यंजनों के मेल से, व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। साथियों, इनकी संख्या भी कितनी होती है? इनकी संख्या भी 4 होती है। और ये क्या क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, ये होते हैं छ, त्र, ज्य और श्र। ये 4 जो होते हैं क्या होते हैं?
संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्य और श्र। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये श्रा जो है, अब हम चर्चा करें तो ये श्रा जो है वो किससे बना है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये श्रा की निर्मिति जो हुई है ये तालव्य सा के साथ रा के मेल से बनी है और इस रा में एक स्वर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक व्यंजन तालव्य सा है और दूसरा व्यंजन क्या है, रा है, और ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों असमान व्यंजन हो गए। कैसे हो गए, असमान व्यंजन हो गए। तो ये कैसा हो गया, ये संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, मेले में बच्चा खो गया, मेले में बच्चा खो गया। अब इस वाक्य को आपने शुद्ध करना है तो इसके 4 विकल्प देखिए, बच्चा मेले में खो गया, बच्चा खो गया मेले में, सी, तीसरा है बच्चा गया खो मेले में, और चौथा बच्चा पर मेला खो गया। तो साथियों पढ़ने में ही बड़ा आसान हो जा रहा है, ऐसा कोई कठिन प्रश्न रहा नहीं कि बच्चा मेले में खो गया, ये प्रश्न सही है। अच्छा, अब एक चीज आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं बढ़िया, देखिए अगर विकल्प में ये चीज आ जाती, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक विकल्प आपको और बना दूं और मैं यहाँ लिख दूं मेले में बच्चा खो गया, अगर ये एक विकल्प हमने आपके सामने रख दिया, यही एक विकल्प रख दिया और अब पूछा बताओ इन 5 में से कौन सा सही। तो देखो ये 3 तो बोलने में ही ठीक नहीं प्रयुक्त हो पा रहे हैं, इनका क्रम ही जो है वो अव्यवस्थित दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि बच्चा मेले में खो गया तो बोलने में ये भी ठीक है, और मेले में बच्चा खो गया बोलने में यहां भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अब अगर हम कहें कि इन दोनों में कौन सा सही है, तो ध्यान रखना कि यहां पर ये वाला जो है वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि साथियों ध्यान रखिएगा, किसी वाक्य में कारकों के प्रयोग का एक निश्चित क्रम होता है, कारकों के प्रयोग का एक निश्चित क्रम होता है। एक ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, एक निश्चित क्रम होता है, इसके अनुसार आप वाक्य शुद्धि कर सकते हैं। देखो यहाँ तो आप नहीं पहचान पा रहे हो, कहते तो सर जी बोलने में ये भी ठीक है, बोलने में भी ठीक है कि मेले में बच्चा खो गया, क्या दिक्कत है इसमें, या बच्चा मेले में खो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में सही किसको माने? तो अब जब आप इस पॉइंट को याद करोगे तो आप इस लॉजिक से निकाल पाओगे कि हम बात किए कि किसी भी वाक्य में जो पद प्रयोग होते हैं उन पदों में कारक पाया जाता है, पदों में क्या, कारक पाया जाता है। और कारकों की जो पहचान होती है ना साथियों, कारकों की पहचान किससे होती है? कारकों की पहचान उनकी विभक्ति अथवा चिन्ह के माध्यम से होती है। किससे? विभक्ति अथवा चिन्ह के माध्यम से होती है। ये चीज़ आपको याद है, ये चीज़ आपको याद है, विभक्ति अथवा चिन्ह के माध्यम से होती है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम बोलते हैं कि इनका क्रम निश्चित है तो सबसे पहले जो कारक आएगा किसी भी वाक्य में वो क्या होगा? कर्ता कारक होगा। सबसे पहला कारक क्या होगा? यानी कर्ता कारक से पहले अगर किसी कारक का प्रयोग कर दिया तो ऐसा वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। और वहां पे पाई जाने वाली अशुद्धि कैसी होगी? कारक संबंधी अशुद्धि होगी। कैसी अशुद्धि कहलाएगी? कारक संबंधी अशुद्धि कहलाएगी। यानी कारकों के प्रयोग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, तो वहां पर अशुद्धि क्या होगी? कारक संबंधी अशुद्धि होगी, कारक संबंधी अशुद्धि होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पर दिया है बच्चा मेले में खो गया और यहाँ पे मैंने दिया है मेले में बच्चा खो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये में चिन्ह जो है ना बेटा, में चिन्ह किसका होता है? आप जानते हो अधिकरण कारक का होता है। किसका होता है? अधिकरण। यानी वाक्य में पहला पद जो है, ये मेला जो पद है ना, ये कैसा हो गया? ये अधिकरण कारक का हो गया। किसका हो गया? अधिकरण कारक। और वाक्य में मैंने प्रयोग किसको? अधिकरण कारक को प्रयोग कर दिया और उसके बाद किसका प्रयोग किया? कर्ता का प्रयोग किया।
किसका प्रयोग किया, यानी यहाँ देखिए वाक्य में पहला कौन सा हो गया, पहला अधिकरण कारक हो गया और बाद में क्या हुआ, कर्ता कारक हो गया। यानी इस कारकों के क्रम में क्या हो गया, कारकों के क्रम में बदलाव हो गया। जो निश्चित उचित क्रम है उस क्रम में हमने इसका प्रयोग नहीं किया, तो ये वाक्य जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। और यहाँ पे कैसी अशुद्धि हो गई साथियों, कारक संबंधी अशुद्धि हो गई। कैसी हो गई, कारक संबंधी अशुद्धि हो गई। और जब इसको हमने सुधारा तो देखिए अब यहाँ पर ये बच्चा क्या हुआ, ये बच्चा हो गया कर्ता पद, यानी पहले पर किसका प्रयोग हो गया, पहले पर कर्ता का प्रयोग हो गया, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। अगले प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न है अयादि संधि को आपको पहचानना है किसमें है। पहला उत धन योग, दूसरा तथा धन एव, तीसरा अप धन जा और चौथा नौ धन एक। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखो अयादि संधि किसका भाग होता है, स्वर संधि का भाग होता है। और स्वर संधि के लिए जरूरी क्या है, स्वर संधि के लिए है दोनों पदों पर स्वर का प्रयोग, दोनों पदों पर स्वर का प्रयोग, दोनों पदों पर स्वर का प्रयोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ता क्या है, व्यंजन है, और यहाँ पर यह क्या है, व्यंजन है, यानी ये नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ ये स्वर है और ये भी स्वर है, तो ये हो सकती है, चेक कर लेंगे हम। यहाँ पर ये देखो, ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या है, ये स्वर है और ये भी स्वर है, तो ये भी, यानी दो विकल्प देखो तो आए, कितने बढ़िया तरीके से हट गए कि दो को तो तुम्हें देखना ही नहीं है कि वो दोनों क्या हो गए, व्यंजन संधि के पद हो गए। अब तुम्हारे पास क्या बचा, एक पद बना तथा धन एव और दूसरा क्या बना नौ धन एक। तो जब इसको जोड़ोगे ना बेटा, इसको जोड़ोगे तो यहाँ देखो क्या मिलता है, या छोड़ो ऐसे देख लो कि इस पद का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण क्या है, ए है। आ और ए जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं अय बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अय। और तुम्हें मालूम है ये चिन्ह जो है अय किस में मिलता है, वो वृद्धि संधि में मिलता है। किस में मिलता है, वृद्धि संधि में मिलता है, यानी ये पद भी नहीं होगा तो बचा क्या, डी हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए क्या मिला, यहाँ पर औ मिला और दूसरे पद का प्रारंभ किससे हुआ, इक से हुआ। किससे हुआ, इक, यानी दूसरे पद पे क्या आया, ई आई। तो औ के साथ जब ई आती है तो आप सभी को मालूम है ये औ किसमें, औ जो है आव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, आव में बदल जाता है, और ये शब्द आपका क्या बन जाता है, नाविक बन जाता है। क्या बन जाता है, नाविक बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पद हो गया आपका आंसर फोर्थ। अगले प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है, द्वंद्व समास का शब्द है। ठीक है, तो अब द्वंद्व समास की देखो एक पहचान हमने बताई थी, अगर याद हो योजक चिन्ह, अब चारों में योजक चिन्ह दे दिए हैं। पहला है आजकल, दूसरा है रातों रात, तीसरा है दिन दिन और चौथा है वीर पुरुष। तो साथियों देखिए योजक चिन्ह तो आपका हो गया एक पहचान, यानी चारों में दिया, तो इससे तो पूरा नहीं हुआ। हमने आपको दूसरी पहचान बताई थी कि योजक चिन्ह के साथ जो पद आ रहे हैं वो कैसे हो, विपरीतार्थक प्रकृति के हो। एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, अब विपरीतार्थक प्रकृति यानी जो शब्द युग्म है वो विलोम हो एक दूसरे का, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका द्वंद्व समास हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। अब जरा देखो तो यहाँ वीर पुरुष ये क्या एक दूसरे का विलोम है, नहीं। आप क्या करते हो, वीर का लिखते हो, वीर का क्या लिखते हो, कायर, कायर। तो यानी यहाँ पर ये विपरीत नहीं है, तो ये हट गया। अब दिन और दिन ये तो पदों की आवृत्ति हो गई, ये भी हट गया। ये रात और रात पदों की आवृत्ति हो गई, ये भी हट गया। अब बचा क्या, आज। अब हम पूछते हैं अगर आज का विलोम क्या है, तो आप सभी लोग जानते हो आज का विलोम क्या होता है, कल होता है। तो यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट, बिना किसी डाउट के। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। इस प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू भाषा जो एक प्रकार की कैसी है, विदेशी भाषा हो गई, विदेशी मान लो। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखते जाना। अब यहाँ पूछ रहा है कि विदेशी यानी उर्दू भाषा के जो शब्द है, उर्दू भाषा के जो शब्द है उनका कोई एक वचन का पद है, उनका कोई एक वचन का पद है। इस उर्दू भाषा के एक वचन के पद को क्या बहुवचन में बदलना है, बहुवचन में बदलना है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय किस भाषा का लगेगा। विकल्प ए हिंदी, विकल्प बी अरबी, विकल्प सी फारसी और विकल्प डी उर्दू। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखेगा,
उर्दू भाषा के जो भी शब्द होंगे अगर उनका आपको बहुवचन बनाना है तो वहाँ पर प्रत्यय के रूप में आप हिंदी के प्रत्यय का प्रयोग करोगे। किसका? हिंदी के प्रत्ययों का प्रयोग करोगे। पक्का? चाहे जैसे देख लो, कोई भी शब्द उर्दू भाषा का, वास्तव में तो उर्दू क्या है? वास्तव में उर्दू तो क्या है? उर्दू जो है वो हिंदी और अरबी फारसी भाषा के शब्दों का या भाषा का एक प्रकार से मेल है। उर्दू स्वयं में कोई भाषा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उर्दू की लिपि हो सकती है फारसी, लेकिन उर्दू क्या है? ये भारतीय भाषाओं के साथ जब अरबी फारसी भाषा के कुछ शब्दों को मिला करके बोला गया तो जो एक भाषा डेवलप हुई, जो एक भाषा बनी, उसको क्या बोला गया? उर्दू बोला गया। तो ध्यान रखिएगा, जब उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाया जाता है तो उनका बहुवचन बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो प्रत्यय हिंदी भाषा के ही होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि उर्दू भाषा का अपना स्वयं का कोई उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होता। ठीक है, इनमें जो उपसर्ग लगते हैं वो फारसी भाषा के होते हैं या अरबी भाषा के होते हैं, और जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो किसके? हिंदी भाषा के बनाए जाते। किसके? हिंदी भाषा के होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न देखो, प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पिया, बी प्रेम, सी प्रिया और डी प्यार। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन ए पिया। ठीक है, पिया इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, ए बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक और डी भाववाचक। तो साथियों, हमने आपको जब संज्ञा पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा पदों में भेद कैसे करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे बढ़िया पहचान क्या है? ये कवि शब्द जो है, ये देख लीजिए आप, कवि शब्द जो है ये शब्द कैसा है? एक वचन का है। कैसा है? एक वचन का है। और क्या इस शब्द का बहुवचन बनना संभव है? बहुवचन बनता है? तो आप कहोगे हाँ सर, इसका बहुवचन बनता है। कैसे बनता है? तो जब विभक्ति रहित पद होता है, विभक्ति रहित पद होता है, विभक्ति रहित पद होता है तो साथियों इसका बहुवचन बनता है कविगण। क्या बनता है? कविगण। और जब विभक्ति सहित पद होता है, विभक्ति सहित पद होता है, विभक्ति सहित पद होता है तो साथियों इसका बहुवचन क्या बन जाता है? इसका बहुवचन बन जाता है कवियों। क्या बन जाता है? कवियों। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि अगर कोई शब्द, ध्यान रखिएगा, अगर कोई शब्द कैसा? एक वचन, एक वचन और बहुवचन, और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग हो, दोनों रूपों में प्रयोग हो तो ऐसे पद में कौन सी संज्ञा होती है साथियों? ऐसे पदों में जातिवाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है? जातिवाचक। मैंने आपको बता रखा है कि अब कवि क्या है? कवि देखिए एक वचन का पद है और इसका बहुवचन क्या बना? इसका बहुवचन बना कवियों। तो ये बहुवचन के रूप में भी हो गया। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सेकेंड। व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए क्या हो? ध्यान रखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए सदैव कैसा हो? एक वचन के रूप में प्रयोग हो, यानी उसका बहुवचन ना बनता हो, बहुवचन ना बनता हो, सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग होता हो तो ऐसा पद क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का पद हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पहला वाक्य देखिए, आज बरसात होगी। दूसरा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तीसरा, घर का काम कर लो। और चौथा, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो बहुत आसान सा शब्द साथियों, ये मैं शब्द जो होता है किसका? सर्वनाम का होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। मैं पद जो होता है, अब आपके सामने प्रश्न है कि ये सर्वनाम में किस सर्वनाम में आता है? सर्वनाम में किस सर्वनाम का पद है? किस सर्वनाम का पद है? ठीक है, किस सर्वनाम का पद है, ये आपका प्रश्न है। अगला, निम्न शब्दों में विशेष्य की पहचान करनी है। विशेष्य क्या होता है साथियों? विशेष्य मालूम होता है आपको जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता
बताई जाए, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है। विकल्प देखते हैं, विकल्प क्या है इसके, विकल्प है इसके ऑप्शन ए श्वेत, बी जीर्ण, सी गरीब और डी किताब। तो साथियों देखिए, यहाँ पर अगर आप प्रयोग करोगे तो आप कभी बताओगे तो बोलोगे श्वेत पत्र। तो यहाँ पर श्वेत क्या कर रहा है, श्वेत विशेषता बता रहा है, और किसकी बता रहा है, पत्र की बता रहा है, तो श्वेत जो हो गया वो विशेषण हो गया, ठीक है। दूसरा जीर्ण, तो हम बोल सकते हैं जीर्ण अवस्था। तो ये क्या है, जीर्ण शब्द जो है वो अवस्था की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि अवस्था कैसी है, जीर्ण अवस्था। तो ये भी क्या हो गया, विशेषण हो गया। गरीब अगर हम बोले तो हम क्या बोलते हैं, गरीब आदमी। तो यानी ये गरीब क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, आदमी की। तो ये भी क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन आप जब किताब देखोगे तो आप किताब क्या बोलोगे, आप बोलोगे अच्छी किताब। जरा ध्यान से देखो, लिख लो अच्छी किताब। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, विशेषता किसकी बताई जा रही है, किताब की। और विशेषता क्या है, विशेषता किताब कैसी है, तो अच्छी है। तो हमने बताया जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी बताई जाए यानी किसकी बताई गई, किताब की बताई। तो ये किताब क्या हो गया, विशेष हो गया। क्या हो गया, विशेष हो गया। बहुत आसानी से आपने इस प्रश्न का आंसर निकाल दिया, आंसर डी। बाकी के तीनों पद क्या हो गया बेटा, ये तीनों पद हो गए आपके विशेषण। सबसे बढ़िया तरीका होता है विशेषण विशेष्य की पहचान का कि अगर विशेषण और विशेष्य पूछ रहा है तो आप उसका एक क्या करें, उसका एक युग्म बना के प्रयोग करके देख ले। उसमें एक पद क्या होगा, विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य हो जाएगा। ऑटोमेटिक अपने आप आपको चीज स्पष्ट हो जाएगी। बात क्लियर है मेरे भाई। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा 4। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग से प्रयोग होता है, सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है। विकल्प ए पक्षी, विकल्प बी बाज, सी मकड़ी और डी गेंडा, डी गेंडा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर ये शब्द क्या होगा, तो देखिए जरा यहाँ पे हमने क्या बताया था कि आपको लिंग की पहचान करनी हो, लिंग की पहचान करनी हो तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, सबसे बढ़िया चीज़ होती है पद के साथ क्या करो, क्रिया का प्रयोग कर दो। पद के साथ क्या करो, क्रिया का प्रयोग कर दो। और क्रिया में क्या, क्रिया के आधार पर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की क्या कर लोगे, पहचान कर लोगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर लोगे। अब जो देखो हमने क्या किया, पक्षी, हमने क्या कहा, पक्षी के साथ क्रिया लगाई, पक्षी उड़ रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। चल बाज, यहाँ पे भी हमने लगा दिया, बाज उड़ रहा है, बाज उड़ रहा है ना। गेंडा, अब गेंडा उड़ तो सकता नहीं है, अब आपको देखा जी गेंडा उड़ा दो, गेंडा उड़ रहा है, तो गेंडा उड़ेगा नहीं, गेंडा क्या लिख सकते हो, चल रहा है, गेंडा चल रहा है। और यहाँ पर जब देखो मकड़ी, तो आप देखो यार क्या बोल सकते हो, मकड़ी चल रहा है, नहीं क्या बोलते हो, मकड़ी चल रही है, मकड़ी चल रही है। अब यहाँ से देखो बात स्पष्ट हो गई, बहुत आसानी से देख लो बेटा। यहाँ पर देखो क्या है, रहा है, रहा है, रहा है, ये तीनों पद आ गए। अब ये तीनों पद एक जैसे हो गए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, रही है। तो यहीं से आपका आंसर मिल गया। आपको मालूम है ना, आपको मालूम है सहायक क्रिया रहा है, रही है और रहे हैं होती है, मालूम है कि नहीं मालूम है, बोलो मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है ना। तो रहा है, रही है होती है, और आपको मालूम है कि रहा है और रहे हैं जो है इसका प्रयोग किसके लिए, इसका प्रयोग पुल्लिंग के लिए होता है। और ये जो रही है का पद है साथियों मेरे भाइयों, इसका प्रयोग किसके लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए रही है का पद जहाँ पे आ जाएगा वो पद क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग का पद हो जाएगा, यानी स्त्री मकड़ी का पद क्या हो जाएगा, सदैव स्त्रीलिंग के रूप में हो जाएगा। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है, बहुत बढ़िया चीज़ ध्यान रख लो, मकड़ी का पुल्लिंग जो होता है भैया लिख लेना, नर मकड़ी होता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि देखो मकड़ी का प्रत्यय लगा करके बन ही नहीं सकता, ये सदैव सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होने वाला पद है। तो जब हम मकड़ी को पुल्लिंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यय लगा करके नहीं बना सकते, तो हम इसके पहले उपसर्ग के रूप में नर शब्द लगा देते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग या सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी उनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है। वो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के रूप में ही, और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के रूप में ही होंगे। तो अब ऐसे पदों में लिंग परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं, नर और मादा शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी जो सदैव स्त्रीलिंग के हैं
उनका पुल्लिंग बनाने के लिए नर, और जो सदैव पुल्लिंग है उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा। जैसे मकड़ी सदैव स्त्रीलिंग है, अब इसका पुल्लिंग बनाना तो हमने नर शब्द लगा दिया। इसी प्रकार साथियों ध्यान रखना, मच्छर, अब मच्छर सदैव पुल्लिंग है, मच्छर उड़ती नहीं है, हमेशा उड़ता है, उड़ता है। तो अब ये पुल्लिंग का पद हो गया। अब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या करेंगे, मच्छरी थोड़ी कर देंगे। तो हम लोग इसके लिए क्या बोलते हैं, मादा शब्द का प्रयोग कर देते हैं और बता देते हैं मादा मच्छर। ठीक है, तो इस पद को याद रखिएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर मकड़ी में नर लगा करके इसका पुल्लिंग बना देंगे। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला, यानी काल का प्रश्न है, सही काल वाले वाक्य जो आपको सही काल को पहचानना है। क्या कह रहा है, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। और हमने साथियों आपको बता रखा है, एक एक छोटी छोटी चीज, बस चैप्टर को याद रखिए। काल का प्रश्न है और काल का अगर उत्तर निकालना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आपको देखनी है और सहायक क्रिया आपको बता देगी कि वहां पर कौन सा काल है। तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी, यहाँ सहायक क्रिया क्या है बच्चा यहाँ सहायक क्रिया है रही थी। कौन सा है, रही थी। अब रही थी अगर है तो यहाँ पर देखो था थी थे, ये तो पहचान किसकी हो गई, एकदम स्पष्ट हो गई, भूतकाल की। था थी थे किसकी हो गई, भूतकाल की। तो यहाँ मेरे भाई सबसे बढ़िया तो ये हो गया कि बहुत मजा आ गया कि चारों विकल्प भूतकाल के हैं। बहुत गजब क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रहा था रही थी, रहा था रही थी रहे थे, रहा था रही थी रहे थे, ठीक है, रही सॉरी थी और रहे थे। ये पद जो होते हैं, ये पद किसके होते हैं, तो ऐसे पद किसमें होते हैं, ऐसी सहायक क्रिया प्रयोग होती है अपूर्ण भूतकाल में। किसमें होती है, अपूर्ण भूतकाल में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न हमारा 14वां है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करना है। अब यहाँ पर साधी देखिए, यहाँ पर साधु आ रहे हैं, इसमें वाक्य में साधु में वचन बनाना है। तो वचन किसके अनुसार होता है, सहायक क्रिया के अनुरूप होता है। तो यहाँ पर है विकल्प ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए रहे हैं पद जो है वो किसका है, बहुवचन का है। किसका है, बहुवचन का है। तो यहाँ पर ये साधु का पद कैसा हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड बहुवचन का पद हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड बी। अगला प्रश्न देखो, मुझे केवल 50 रुपए दीजिए, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है। रेखांकित पद क्या है बेटा, रेखांकित पद है केवल। रेखांकित पद क्या है, केवल। अब यहाँ पर पूछ रहा है, एक पर्याप्त वाचक अव्यय, दूसरा श्रेणीवाचक अव्यय, तीसरा मात्रावाचक अव्यय और चौथा न्यूनतावाचक। तो केवल शब्द जो है वो किसको बेटा, पर्याप्तता को निरूपित करता है, पर्याप्तता को निरूपित करता है। तो यहाँ पर अव्यय कैसा हो जाएगा, पर्याप्तवाचक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, पर्याप्तवाचक अव्यय हो जाएगा। अगला देखो, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, यानी देहरादून की भी अगर बात करें तो इसने दे दिया देहरादून का मैदानी भाग। बेटा देहरादून जो है वो मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में स्थित है। तो यहाँ पर ये लिख दिया कि देहरादून का जो मैदानी भाग है। और सहारनपुर की बोली कौन सी है, यानी इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। विकल्प ए गढ़वाली, बी छत्तीसगढ़ी, सी खड़ी बोली और डी बांगरू। तो साथियों ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो बोली होगी वो होगी विकल्प सी खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है वो किसका, साथियों ये खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अगर हम चर्चा करते हैं तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती हैं, जिसमें क्या क्या होती है, जिसमें होती है खड़ी, जिसमें होती है ब्रज, जिसमें होती है आपकी खड़ी ब्रज, जिसके आपकी होती है मुंदेली। कौन सी होती है, मुंदेली, जिसमें आपकी होती है कन्नौजी और एक होती है साथियों आपकी हरियाणवी, जिसको आप किस नाम से जानते हो, बांगरू के नाम से भी जानते हो। तो ये आपकी 5 हो गई, जिसमें से ये जो ऊपर के क्षेत्र है इनमें खड़ी बोली का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका क्या है, डपोर शंख मुहावरे का सही अर्थ आपने बताना है। या ये शब्द वाक्यांश के लिए भी प्रयोग हो सकता है कि इनमें से डपोर शंख का उचित वाक्य क्या होगा। देखिए, बहुत बड़ी गिनती पहला विकल्प है, दूसरा है भारतीय शंख, तीसरा है विशेष तरह का शंख और चौथा है बेसिर की बात करने वाला। तो देखो, हमने आपको बता रखा है कि वाक्यांश या मुहावरे की बात करते हैं तो जो पद उसमें दिया होता है उसके अर्थ में वो कभी भी प्रयोग नहीं होता है। तो शंख वाले तो ये दोनों हट गए। अब आपके पास दो ही बचे, बहुत बड़ी गिनती या बेसिर। तो हम लोग कभी आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में या आंचलिक भागों में कई जगह ऐसा प्रचलित होता है कि बच्चे जब क्या करते हैं, कोई ऐसी गलती करते हैं, बार बार नहीं मानते हैं, नहीं थोड़ा सा अपने अभिभावकों की या बड़ों का बात को अनसुना कर देते हैं, तो वो लोग अक्सर झुंझुला करके अपने मुंह से कह रहे हैं कि यार क्या एकदम डपोर शंख हो गया है, तुम्हारी जो क्या कहते हैं बातें हैं वो एकदम डपोर शंख वाली हैं। तो डपोर शंख का मतलब क्या हो जाता है, ऐसा आदमी जो बिर सर पैर की बात करने वाला हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि बड़े कोई बात समझाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं और इस तर्क जो देते हैं वो तर्क ऐसा देने का प्रयास करते हैं जिसका कोई और छोर ही नहीं होता, कोई सिरा ही नहीं होता, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं बिन सिर पैर की बात करना। तो वो शब्द बन जाएगा किसके लिए, डपोर शंख के लिए, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आंख नीची होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंख नीची होना मतलब आप सभी समझ रहे हो, हम आंखें नीची कब करेंगे, विकल्प में देखना दिख जाएगा। ए सामने ना आना, शर्म से नजर ना मिलाना, सामना करना और डी उपेक्षा करना। तो यहाँ पे ये तो देखो हट गया, सामना कब करोगे। आंख नीचे करने का मतलब क्या होता है, सामना करना। सामना करने का मतलब होता है आंख मिलाना। सामना करने का मतलब क्या होता है, आंख मिलाना। आंख मिलाने का मतलब किसी का डट करके सामना करना। ठीक है, तो आंख नीची कब होती है, जब आप क्या कोई कुछ ऐसा काम कर देते हो जिससे कि सामने वाले से आप क्या करते हो, सामने वाले के सामने आंखें नहीं मिला सकते हो। तो यहाँ पर वो कार्य करने के कारण आप शर्म के कारण उनसे नजरें नहीं मिलाते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शर्म से नजर न मिलाना। ठीक है, जरा थोड़ा सा इसको देख ले। ठीक है, यहां पर सामना करने का मतलब होगा, देख लो, आंख की बात करें तो आंखों से ही मिला दें, आंख मिलाना, सामना करना, आंख मिलाना। उपेक्षा करना, ठीक है, इसका मतलब होगा आंख हटाना। देखो कितना बेहतरीन तरीके से आपके सामने चारों विकल्प में रख दे रहा हूँ। अगर आंख मिलाना आ जाता ना तो आ जाता सामना करना, आंख हटाना आ जाता, हमने कहते नहीं अरे यार वो मेरे सामने था, हमने आंखें हटा ली। हटा ली का मतलब क्या किया, ध्यान ही नहीं दिया, उपेक्षा कर दी उसकी। ठीक है, युद्ध में होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, युद्ध के मैदान में भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों सेना से आंख मिला करके क्या किया, बात की, अगर डट कर सामना किया, डट कर सामना किया। और सामने ना आने का मतलब होता है आंख चुराना, आंख चुराना। ठीक है, हम लोग क्या करते हो, कहे भैया कहे आंख चुरा रहे हो, अक्सर कहते ना कहे आंख चुरा रहे हो, बताओ कोई कारण है। तो आंख चुराने का मतलब क्या होता है कि वो सामने ना आना, कोई ऐसा कार्य कर देना जिसके कारण कि आप सामने ना आ पाओ, तो इसका मतलब होता है आंख चुराना। ठीक है, अगला अब देखते हैं, हमेशा आनंद का अनुभव करना, अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति क्या होगी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए विकल्प है, सदा दिवाली संत की 12 माह बसंत, न सावन सूखे न भादो हरे, तीसरा है जहाँ चाह मारा, और चौथा आप भले तो जग भला। तो साथियों देखो बहुत आसानी से पता चल रहा है, हमेशा आनंद में रहने वाले के लिए क्या होगा, जरा हम बोले सदा दिवाली संत की। दिवाली का मतलब क्या होता है, दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, आनंदित होते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है, और 12 माह बसंत, बसंत ऋतु भी क्या होती है, बसंत ऋतु भी जो होती है वो सुहावने मौसम का संदेश देती है
है। बसंत की ऋतु जब आती है तो देखिए कैसा होता है, बसंत की ऋतु में ना ही अधिक सर्दी होती है ना ही अधिक गर्मी होती है, एक ऐसा सुहावना सा मौसम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आनंद से अपने जीवन को जीते हैं। तो इसका अर्थ बन जाएगा सही, इसके लिए लोकोक्ति होगी ऑप्शन ए, सदा दिवाली संत की 12 माह बसंत, यानी हमेशा आनंद का अनुभव करना। अगला क्वेश्चन देखो, मूक का विलोम शब्द क्या होगा। साथियों बहुत चर्चित पंक्ति है तुलसीदास की, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन, है ना, बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मूक का मतलब क्या हुआ, मूक का मतलब हुआ गूंगा, तो इसका विलोम बनेगा ऑप्शन सेकंड वाचाल, ठीक है ना, इसका क्या बनेगा वाचाल। अब देखो अल्पभाषी, देख लो अल्पभाषी का साथियों लिख लीजिए, अल्पभाषी का विलोम बनेगा बहुभाषी और मृदुभाषी का विलोम होगा कटुभाषी। ये दोनों एक दूसरे का विलोम है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, तो लिख लेना। मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाला, कटुभाषी मतलब कड़वा बोलने वाला, अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, बहुभाषी मतलब अधिक बोलने वाला, मूक का मतलब गूंगा और वाचाल का मतलब एकदम बिना एकदम बहुत अधिक बोलने वाला, उसको क्या बोलेंगे वाचाल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है, कौन देशज है। देशज की पहचान आपने करनी है, तो विकल्प ए सुंदर, बी अंगूठा, सी फटाफट और डी साइकिल। तो सरल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी फटाफट। फटाफट शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, अनुकरणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनुकरणात्मक शब्द हो जाएगा। और आप सब जानते हो अनुकरणात्मक शब्द जो होते हैं वो किस में आते हैं, देशज में आते हैं। किस में आते हैं, देशज के रूप में प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे जैसे अंधेरा, अब यहाँ पर आपको 4 में से एक चीज चलती है, निकलता गया, चढ़ता गया, फैलता गया, आता गया, ठीक है। तो साथियों देखो यहाँ पर 2 विकल्प तो अपने आप हट जाएंगे, निकलता और चढ़ता। अब 2 विकल्प बचते हैं, देखो कैसे, जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी, और जैसे जैसे अंधेरा आता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। 2 क्यों, 2 को हटाया क्यों हमने, आप ये देखो, अंधेरा निकलता नहीं है, निकलता कौन है, सूरज, ठीक है, और अंधेरा चढ़ता नहीं है, चढ़ता कौन है, दिन चढ़ता है। गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, आज दिन चढ़या मेरे रंग वर्गा, है ना, फूल सा है खिला आज दिल, ठीक है, सुने ना। तो दिन नहीं चढ़, दिन चढ़ता है, रात नहीं चढ़ती, ठीक है। रात क्या होती है, रात ढलती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, अब यहां पर ये 2 विकल्प आपको हमने हटा दिए, अब 2 बचे, तो 2 में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फैलता गया। क्या होगा, फैलता गया। अगले प्रश्न को देखो, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। पक्का अच्छा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। पहला ए भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा प्रेमचंद्र युग। तो साथियों पहला युग की जो उपमा दी गई वो किसको दी गई है, भारतेंदु युग को दी गई है। हिंदी गद्य का जो विभाजन है वो हम इन लोगों में देखते हैं, जो गद्य का युग जो है, गद्य युग का विभाजन हम लोग देखते हैं। एक उसका कौन सा कहलाता है, एक कहलाता है भारतेंदु युग कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा द्विवेदी युग कहलाता है, तीसरा क्या कहलाता है, तीसरा साथियों शुक्ल युग कहलाता है, और चौथा क्या, इसी को कहीं कहीं प्रसाद युग के नाम से भी, ठीक है, सॉरी हाँ, शुक्ल युग को ही कहीं कहीं प्रसाद युग के नाम से भी जानते हैं। और एक युग आपका यहाँ पे यहीं पर प्रेमचंद युग के रूप में आता है, प्रेमचंद युग के रूप में आता है। और फिर इसके बाद एक युग आता है छायावादोत्तर युग के रूप में, छायावादोत्तर युग के रूप में। साथियों ये तीनों ही जो है ना वो एक प्रकार से किसका, छायावाद का भाग है, किसका, छायावाद का भाग है, ठीक है। तो पहला युग जो है वो आपका क्या कहलाता है, भारतेंदु युग कहलाता है, आंसर फर्स्ट। अगला, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। विकल्प ए राजस्थानी, बी अवधी, सी ब्रज और डी खड़ी बोली। तो साथियों ध्यान रखिएगा, पद्मावत जो है वो पहले तो जान लीजिए किसका है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये पुस्तक है, बहुचर्चित पुस्तक है,
ठीक है, जिसकी रचना उन्होंने किस में की है? अवधी भाषा में की है। किस में की है? अवधी भाषा में की है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये जायसी, इनके नाम में जो जायसी है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जायसी इनकी कोई जाति आती नहीं है। जायसी जो है वो उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, जायस। और साथ ही जानते हैं बहुत चर्चित क्षेत्र है। चुनाव के दृष्टि से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जायस का जो स्थान है जानते हैं, ये अमेठी में पड़ता है। कुछ लोग इसको रायबरेली कह सकते हैं, है ना। और आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा हमारे छात्र जो राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो जानते हैं उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली सीट विशेष सीट है। कितना इसको लेकर के लोगों के बीच में उत्साह की स्थिति बनी रहती है इस सीट को लेकर के। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है ये सीट जो है कांग्रेस के परंपरागत सीटों में से एक मानी जाती है। लेकिन नहीं, पिछली बार क्या हुआ? अमेठी से राहुल गांधी को हराया। किसने हराया? हमारी कपड़ा और जो मंत्री हैं हमारी अल्पसंख्यक मामलों की, जिनका नाम है श्रीमती स्मृति ईरानी। तो वर्तमान में वो सांसद है, यहाँ से वर्तमान में वो क्या है? यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने हराया। तो ये अमेठी में पड़ता है जायस। कहाँ पड़ता है? अमेठी में पड़ता है जायस। और साथियों जानते हो, अमेठी को जब आप देखोगे तो इस क्षेत्र की जो बोली है वो बोली कौन सी है? अवधी है। कौन सी है? ये अवधी भाषा का क्षेत्र है। क्योंकि देखो ना, लखनऊ से आगे बढ़ोगे तो ये क्षेत्र पड़ता है। लखनऊ से जब थोड़ा सा आगे बेल्ट में बढ़ोगे तो लखनऊ से आगे बढ़ते हुए, बाराबंकी से आगे बढ़ते हुए अमेठी, रायपुर, सुल्तानपुर, ये आपका क्षेत्र पड़ेगा। तो ये अवध का क्षेत्र कहलाता है। और इस कारण से ये यहाँ की बोली कैसी हो गई? अवधी। तो यहाँ पर पद्मावत जो लिखी गई है वो मलिक मोहम्मद जायसी की अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अगला देखो, कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प ए अटवी, बी कांता, सी कांतार और डी कानन। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कांता जो होता है वो साथियों पत्नी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पक्का पत्नी को बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो, जैसे विष्णु कांता, ठीक है, विष्णु कांता यानी विष्णु की कौन? पत्नी। यानी ये किसका पर्यायवाची हो गया? तो हो गया लक्ष्मी का पर्यायवाची। किसका हो गया? लक्ष्मी का पर्यायवाची। तो कांता मतलब क्या हो गया? पत्नी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है कपट और कपाट का क्या अर्थ है? कपट और कपाट का क्या अर्थ है? विकल्प ए धोखा और दरवाजा, विकल्प बी धोखा और दरवाजा, विकल्प सी धोखा और दराज और विकल्प डी धोखा और दराज। तो साथियों एक चीज देखो बहुत बढ़िया से कि यहाँ पर ये तो पद ही नहीं होता, धोखा कोई है ही नहीं, तो दो तो हट गए। अब बचा क्या? एक और एक और एक और एक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट। कपट का मतलब होता है धोखा। हम कहते नहीं है कि यार हमें क्या है, छल कपट का व्यवहार नहीं पसंद है। तो छल कपट का मतलब क्या हुआ? धोखे का व्यवहार नहीं पसंद है। और कपाट, तो हम लोग क्या कहते हैं? कपाट खोल दो। तो कपाट खोल दो मतलब क्या हुआ? दरवाजा। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा इन्होंने दराज। दराज शब्द जानते क्या होता है साथियों? दराज शब्द का मतलब होता है अलमारी। आपने देखा होगा जैसे कोई अलमारी होती है, ठीक है, तो अलमारी में छोटी छोटी क्या रैक बनी होती है रखने के लिए। तो उन रैक को हम किस नाम से जानते हैं? दराज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दराज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आज की हमारी चर्चा के जो हमारे कुछ प्रश्न थे वो हमने यहाँ पर क्या किए? पूर्ण किए। और आशा है कि आज के जो प्रश्न हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आप और हम मिल करके संवाद के इस क्रम को इसी तरीके से जारी रखेंगे। आप हमें अपना स्नेह और सहयोग यूं ही प्रदान करते रहें। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम अगले अंक में आपके सामने उपस्थित होंगे। और इसी वादे के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद।